है आपके शहर की खबरों का। इस खास बुलेटिन में आपको सिर्फ बड़े शहरों महानगरों की खबर ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपके शहर आपके कस्बे की आज की कौन सी बड़ी खबर रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर शहर खबर की। दिल्ली हिंसा के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जिले भर में हनुमान मंदिरों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, सीतापुर, कौशाम्बी और रायबरेली में पुलिस बल के साथ मार्च किया गया है। साथ ही हनुमान मंदिरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद मेरठ में अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर पुलिस की निगरानी तेज की गई है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद वेस्ट यूपी के सभी जिलों में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में भी इसको लेकर अलर्ट है। तमाम पुलिस अधिकारी चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डायल 100 की एक कार भी है, ये लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रही है, यानी पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र है। गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन सघन चेकिंग अभियान चलाकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। यहाँ होने वाले जुलूस भी पुलिस की विशेष निगरानी में आज निकाले गए। कल दिल्ली जहांगीरपुरी में हुई हिंसा बवाल के बाद गाजियाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निर्देश जारी करे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जिले और विशेष रूप से बॉर्डर से सटे इलाके अलर्ट मोड पर रहेंगे और आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग चलाकर एक अभियान चलाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में कोई उपद्रव न फैल सके। वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है और बनारस में इस वक्त स्थिति यह है कि जो तब सुरक्षा के बल है वो तैनात है। पुलिसकर्मी जो है वो सक्रियता यहाँ पर बढ़ा चुके हैं और आने जाने वाले हर एक गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। और यहाँ हम आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है। हनुमान जयंती पर कई प्रदेशों में चल रहे बवाल की आग उत्तराखंड भी पहुंच गई है। हरिद्वार के रुड़की में शोभा यात्रा पर पथराव करने का आरोप अज्ञात लोगों पर लग रहा है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर में शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है। कानपुर के निराला नगर मैदान में विश्व हिंदू परिषद रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां 3D तकनीक से बनाया गया पुष्पक विमान है, जहां एक साथ भगवान राम के 6000 स्वरूप दिखेंगे। खास बात यह है कि इस पुष्पक विमान को दिल्ली के कारीगर ताजुद्दीन ने बनाया है। हम इस वक्त रामोत्सव कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो राम जी के किरदार में तमाम जो कलाकार हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे बात भी करेंगे और जाने को कहेंगे। देखिए जय श्री राम, क्योंकि देखिए रामोत्सव का अगर मौका होता है और जय श्री राम ना हो तो शायद अधूरा होता है। और आप देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि अलग अलग किरदार में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और लेकिन चूंकि भगवान श्री राम के जो तमाम रूप हैं उन पर जो है ये बच्चे जो है, क्या नाम है बेटा? नकुल शर्मा। कहाँ से आए आप? कानपुर हुलागंज। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भगवान श्री राम जी की क्या बात पसंद है? कि वो एकदम सत्य पे चलते हैं। देखिए छोटा उसका नाम क्या नाम है आपका? अंशुमन गुप्ता। कहाँ से आए बेटा आप? नया गच्छरहा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आए हो? अच्छा लग रहा है। आपने कौन सा रूप रखा हुआ है? वनवासी राम। वनवासी का। भगवान श्री राम जी का जो वनवास था उसके बारे में कुछ पता है आपको? वो उनका 14 साल का वनवास हुआ था। देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं और ये देखिए मनोहर तस्वीर है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए अलग अलग जो तस्वीर है वो आपको दिखाई पड़ेगी। अलग अलग जो रंग हैं भगवान श्री राम के जो तमाम जो अवतार थे, तमाम उनका जो जीवन काल था, उनमें जो उन जीवन काल में उन्होंने जो तमाम रूप रखे थे, उन सब रूपों की जो प्रसिद्धि है वो यहाँ पर होगी और आप तस्वीर देख सकते हैं। 47वें स्थापना दिवस के मौके पर नोएडा प्राधिकरण ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इस बार स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है।
तो ये तस्वीरें हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा के स्थापना दिवस की। 3 दिन ये चलने वाला है। नोएडा को आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने 107 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नंदी ने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है, वैसे ही नोएडा यूपी का मुकुट है। भारत के लिए स्वर्ग माना जाने वाला कश्मीर मुकुट है। कश्मीर मुकुट है भारत का, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का मुकुट नोएडा है और नोएडा को सजाने में आप सब ने जिस तरह से मेहनत की है, पिछले 5 साल में जिस तरह से कार्य हुए हैं, इसमें सभी का सहयोग रहा है। नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया था। नोएडा प्राधिकरण देश के सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक है। 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान कई कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल होने का न्योता मिला है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि SP मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों से आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव या उनके सिपह सालारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई है। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को चिट्ठी भेजी है। नाहिद हसन परिवार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक बार फिर शामली में प्रशासन ने नगर पालिका के चेयरमैन के बेटे के पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। पेट्रोल पंप पर जांच पड़ताल के दौरान हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पेट्रोल पंप की जमीन की पैमाइश की गई। ये पेट्रोल पंप कैराना नगर में स्थित है। प्रशासन ने पेट्रोल पंप के मालिक को तमाम दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप का मालिक जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन का चचेरा भाई भी है। सारी कार्रवाई किसी अज्ञात की शिकायत पर की जा रही है। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने लखीमपुर के भगवा गमछा में 15 अप्रैल को चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और भी कई मामले दोनों पर दर्ज हैं। यह ज्ञात हुआ है कि दोनों बदमाश हार्डकोर क्रिमिनल हैं और उनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। उन्होंने कई लूट की वारदातें पहले अंजाम दी हैं। उधर कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें शातिर बदमाश जावेद उर्फ कलबा पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला। बदमाशों से अवैध असलहा लूट के 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं और मॉडिफाइड बाइक भी बरामद की गई है। मुठभेड़ नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज में हुई। मुजफ्फरनगर के एक मंदिर परिसर में पूर्व प्रधान की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से 10 कदमों की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बुढ़ाना कांदा मार्ग पर जाम कर दिया। आनंद फानंद में घटना की सूचना पर अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। इस मामले में गहराई से जांच की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। हमने 3 टीमें गठित की गई हैं। दरअसल मामला फुगाना थाना क्षेत्र के परासौली बस स्टैंड का है, जहां नीमखेड़ी गांव के एक पूर्व प्रधान कालीराम कश्यप की परसौली पुलिस चौकी के ठीक सामने प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में पूजा करते इस वक्त चाकू से गोदकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ के सरधरा में रास्ते के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान सनसनी फैल गई। इस दौरान 4 लोगों को गोलियां लग गईं, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं इलाके में फायरिंग की घटना से भगदड़ मच गई। लोगों ने अपने घरों में घुसकर जान बचाई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायरिंग करने वालों की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है।
हालांकि अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। संभल में घर में घुसकर मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। घर की दीवार पर पाइप लगाने का विरोध करने पर दबंगों ने पड़ोसी के घर में घुसकर पड़ोसी परिवार के साथ जमकर मारपीट की। पीछे दीवार में इंगल काट रहे थे वो, इन्होंने मना करी तो हमारे भैया को और हमारी माँ को दोनों को मारा। कितने लोगों ने मारा? कम से कम 6-7 लड़कों ने मारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय इलाके का है। बताया जा रहा है कि आरोपी दबंग अपने पड़ोसी की बिना अनुमति के पड़ोसी की दीवार पर पाइप लगाने का प्रयास कर रहा था। पड़ोसी ने अपने घर की दीवार पर जब पाइप लगाने का विरोध किया तो पड़ोसी के विरोध से नाराज दबंग शख्स ने अपने परिजनों के साथ पड़ोसी के घर में घुसकर पड़ोसी परिवार पर हमला बोल दिया और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। ग्रेटर नोएडा में बढ़ी हुई स्कूल फीस के खिलाफ अभिभावकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। पेरेंट्स ने बूट पॉलिश कर अपना विरोध जताया। मामला ग्रेटर नोएडा चेरी काउंटी सोसाइटी का है, जहां प्राइवेट स्कूल की मनमर्जी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म की जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रदेश के वो मुखिया हैं कि इन माफियाओं पर वो लगाम लगाएं, क्योंकि वो हम सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में सब बराबर हैं, तो इन माफिया जो भी व्हाइट कॉलर गुंडे, इन पे लगाम लगाएं और स्कूल फीस की बढ़ोतरी को। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद खुले प्राइवेट स्कूलों ने 5 से 10% तक फीस बढ़ा दी है, जिसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं। औरैया में आवास योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल जब एक महिला मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड कराने पहुंची, तो पता चला कि उसके नाम से पहले से 2015 में इंदिरा आवास आवंटित है, जिसमें 2 किस्तें भी निकाली जा चुकी हैं, जबकि महिला को इसकी भनक तक नहीं है और न ही उसने कोई पर्चा भरा। मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी जाँच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मुझे तो अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन अब हम उसकी जांच करवा करके और कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या वास्तविकता है, फिर जांच करवा कर उसके बाद ही उस पर संबंधित होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई मामला आया तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बुलंदशहर में आपसी कहासुनी के बाद युवक के मर्डर का मामला सामने आया है। वारदात खुर्जा इलाके की है, जहां लॉ कर रहे छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में कई सालों से विवाद चल रहा है। आरोपी पक्ष ने 2 साल पहले मृतक के भाई की भी हत्या कर दी थी। पुरानी रंजिश का मामला, वो बेटे उन्होंने जाते ही चाकुओं से उसके वार कर दिया। मैं फिर मुझसे छोटा वाला गया, उसके भी वार करा। मैं गया तो मेरे भी चाकू से वार करा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बहराइच में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला पयागपुर इलाके के चंदवापुर गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक के पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। तो 4 लोग फरसा और भाला लिए है और फवड़ा उसको काट के साले वहाँ गए खड़े और गाड़ी का रोल दे रहे थे। कौन कौन थे? सुनील है, एक छोटू और एक रंजीत, इंदर। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
बागपत में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिल्म शोले के किरदार वीरू की तरह टंकी पर चढ़ा युवक नीचे आने को राजी नहीं था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों तक कड़ी मशक्कत की और युवक को हिफाजत के साथ नीचे उतार दिया। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना बागपत के काठा गाँव की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि युवक का नाम रोहित है, जो गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बेहोश है, 2-2.5 घंटा में बेहोश आया हुआ है। मथुरा में 4 दिनों से गायब मासूम का सुराग नहीं मिलने पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला गोवर्धन इलाके के अडिंग कस्बे का है। यहाँ वेद प्रकाश नाम के शख्स का 9 साल का बेटा घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गया। पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस बात से खफा परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज बाजार बंद करा दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी टीम लगा दी गई है, क्राइम ब्रांच और स्वाट भी नियुक्त कर दी गई है। एसओजी भी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही बच्चों की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बच्चे को बरामद कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गैतोड़ी ने भी मुख्यमंत्री को चंपावत से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। अब चूंकि उपचुनाव होना है और उसमें चंपावत भी एक सीट से जो कैलाश गैतोड़ी जी विधायक है, उन्होंने भी ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई दर्जन विधायकों ने कहा है, निर्दलीय ने भी कहा है, कुछ प्रतिपक्ष ने भी अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा है, तो चंपावत सीट से भी कहा है। तो आगे का निर्णय हाईकमान को लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती हुई लोकप्रियता निश्चित रूप से उन्हें प्रचंड वोटों से विधायक बनाएगी। विनोद सोयाल के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इस फहरिस्त में शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि निर्दलीय विधायक भी सामने आए हैं। एक बार फिर चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठी है। वरिष्ठ संत स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि चारधाम यात्रा में हिंदुओं के अलावा किसी और मजहब के लोगों को एंट्री न मिले। वहीं शंकराचार्य परिषद ने सीएम धामी से भू संशोधन कानून लाकर देवभूमि को गैर हिंदुओं से मुक्त करने की भी मांग की है। देहरादून में जौनसार के प्रसिद्ध बिशु मेले से वापस लौट रहे लोगों की कार गहरी खाई में गिर गई। कालसी हाजा रोड पर हुए इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने गहरी खाई से 2 मृतकों के शव के साथ 3 घायलों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।